नमस्कार, मैं हूं रवि कैंथ्रा। एचएनएम पर वक्त हो गया है क्वेश्चन आवर का। निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। उत्तराखंड में आखिरकार नगर निकाय चुनाव की घोषणा कर दी गई है। निर्वाचन आयोग से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक 23 जनवरी को निकाय चुनाव के लिए वोटिंग होगी, जबकि 25 जनवरी को रिजल्ट घोषित किया जाएगा। निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता भी लागू हो गई है। 27 से 30 दिसंबर के बीच नामांकन किया जाएगा। वहीं 31 दिसंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 2 जनवरी को नाम वापसी की अंतिम तारीख रखी गई है। निकाय चुनाव की घोषणा से पहले ओबीसी आरक्षण की फाइनल लिस्ट जारी की गई है, जिसमें कुछ सीटों पर बदलाव किया गया है। श्रीनगर हल्द्वानी अल्मोड़ा की सीट पर बदलाव हुआ है, जिसमें श्रीनगर अल्मोड़ा सीट को महिला आरक्षित किया गया है, जबकि हल्द्वानी सीट को अनारक्षित किया गया है। लक्सर में नगरपालिका अध्यक्ष पद ओबीसी के लिए आरक्षित किया गया है। निकाय चुनाव की घोषणा के बाद जीत के दावों का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का दावा है कि प्रदेश में बीजेपी सरकार की लहर है, लिहाजा निकाय चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवारों की जीत होगी। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में निकाय चुनाव का बिगुल बज गया है। 23 जनवरी को वोटिंग होगी और 25 जनवरी को मतगणना, यानी कि ये 2 तारीखें बड़ी महत्वपूर्ण है, जिनका इंतजार बहुत लंबे वक्त से था। आरोप प्रत्यारोपों पर भी हम लंबे वक्त से बात करते रहे कि निकाय चुनाव सरकार नहीं कराना चाहती। विपक्ष लगातार कह रहा था कि तारीखों का ऐलान हो जाए, लेकिन आखिरकार वक्त भले ही लंबा लगा, लेकिन अब तारीखें हम सबके सामने हैं। 23 जनवरी को वोटिंग होगी, यानी कि 23 जनवरी का जो दिन है वो उत्तराखंड में निकाय की वोटिंग के लिए रखा गया है, जिन तारीखों का ऐलान हो गया। 25 जनवरी को मतगणना और उसी दिन रिजल्ट हम सबके सामने होगा, यानी कि किस दमखम के साथ पार्टियां लड़ती हैं और उसके बाद किसको जनता अपना आशीर्वाद देती है। ये गांव की और शहर की सरकार बननी है। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो गई है। 23 जनवरी को वोटिंग और 25 को मतगणना। राज्य में आचार संहिता लागू हो गई है। आपको ये भी बता देते हैं कि 27 से 30 दिसंबर के बीच नामांकन किया जाएगा और 31 दिसंबर की नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में प्रत्याशियों की नाम है और मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि लहर के रूप में हम सब के सब निगम और सारी पंचायतें इस बार जीतने वाले हैं। और उसके लिए हमने जो फील्ड वर्क तैयार किया है और एक एक कार्यकर्ता की मनस्थिति को समझा है। एक एक कार्यकर्ता से पहली बार हमने इस पूरे चुनाव को में उनकी राय को भी एक आधार बनाया है और हम पब्लिक सर्वे के माध्यम से भी प्रत्याशी घोषणा करेंगे और भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मतों से हर नगर पंचायत और नगर पालिका को जीतेगी। देखिए, चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है और सभी को जो प्रत्याशी बनेगा हम बधाई देना चाहेंगे। जितने भी हमारे चुनाव लड़ने वाले हैं, नगर निगम के पार्षदों का, मेयर का, सभी को ढेर सारी बधाई। और भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है वार्डों में जाने की, क्षेत्रों में जाने की। तमाम हमारे वरिष्ठ नेतागण और कार्यकर्ता सभी लोग मिलकर के इस चुनाव को जीतने में अपना भरसक पूरा प्रयास करेंगे। और जनता पर हमें पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश को चहुमुखी विकास की ओर ले जाने का काम किया, तो उस विकास के ऊपर जनता एक बार फिर बटन दबाने का काम करेगी और छोटी सरकार जो हमारी निकाय की होती है उसको भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम करेगी। और मुझे लगता है कि सभी प्रत्याशी जो चुनाव मैदान में होंगे बहुत ही सजगता के साथ में अपना चुनाव लड़ेंगे। तो हम सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। लंबे इंतजार और विपक्ष द्वारा बार बार निकाय चुनाव कराने की मांग के बाद आज उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव की आचार संहिता लागू हो गई है। कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर चुनाव के लिए पहले ही तैयार थी। अच्छी बात है, देर से ही निकाय चुनाव की घोषणा हुई है। जो लोग साल भर से निकाय चुनाव का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि साल भर पहले निकायों के चुनाव हो जाने चाहिए थे। साल भर से निकायों में सरकार प्रशासकों के सहारे अपनी सरकार चला रही थी। अब निश्चित तौर पर प्रदेश की जनता को निकायों की सरकार चुनने का अवसर मिलेगा। कांग्रेस पार्टी पहले से ही तैयार थी। हमारे सभी जिला प्रभारियों ने हर बूथ स्तर पर जाकर के कार्यकर्ताओं से बात करके रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपी है और बहुत जल्दी कांग्रेस का प्रदेश स्तरीय नेतृत्व निकाय चुनाव के प्रत्याशियों पर मंथन करेगा और बहुत जल्दी हम प्रत्याशियों की सूची भी जारी। तो उत्तराखंड में निकाय चुनाव का बिगुल बज गया है। बहुत लंबा इंतजार जरूर रहा, लेकिन
अब तारीखें सबके सामने हैं और इन तारीखों पर सबकी निगाहें हैं, मतदान के लिए सबकी निगाहें हैं। लेकिन इस वक्त उत्तराखंड की जनता आशीर्वाद किसको देगी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जहां पर अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो राष्ट्रीय मुद्दों पर होता है, अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो राज्य के मुद्दों पर, लेकिन जो निकाय चुनाव हैं वो स्थानीय मुद्दों पर होते हैं। और वो स्थानीय मुद्दों पर सरकार ने कितना ध्यान दिया है यहाँ पर, और विपक्ष की जो बातें थी यहाँ पर जो सरकार रही उन्होंने कितना जनता के बीच अपना असर दिया है और जनता किस पर विश्वास करती है, ये अब आने वाले वक्त में जब रिजल्ट सबके सामने होगा तो हम सबके सामने होगा। अपने मेहमानों का स्वागत करते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार प्रेम पंचोली जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ डी के पाल हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर आर पी रतुड़ी जुड़ गए हैं। रतुड़ी जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ शांति प्रसाद भट्ट जी यूकेडी के प्रवक्ता हैं, जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। कुछ लोग हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हुए हैं और कुछ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले प्रेम पंचोली जी, आपसे समझना चाहूँगा, पॉलिटिकल रिएक्शन तो बाद में लेंगे। अब जो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, जो बदलाव भी किया गया है, हमने अंतिम वक्त में देखा कि 3 नगर निगमों में बदलाव हुआ सीटों को लेकर, जो आपत्तियां थी उसको देखते हुए जो प्रदेश में निकाय चुनाव का बिगुल बज गया है। और इस बीच अब जो चुनाव की तैयारियां हैं वो कैसे आगे बढ़ेंगी, और क्योंकि इंतजार भी लंबा हो गया था। बिल्कुल, चुनाव की तैयारी बिल्कुल ज़ोर शोर पे है। प्रशासन ने पूरी कमर कसी हुई है और पूरी तैयारी है। सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है, प्रशासन की तरफ से कोई कमी नहीं है, सारी तैयारियां हैं। लेकिन जो उठा पटक हमारे जो राष्ट्रीय दल कर रहे हैं नगर निकाय में जगहों जगहों जा कर के, वो किसी से छुपा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि अभी कम से कम 20 नगर निकाय से एक सूचना मुझे आई, फ़ोन द्वारा आई कि आप ऐसा बताओ कि फलाने, मैं नाम नहीं बताऊंगा, फलाने नगर निकाय में, नगर पंचायत में, नगर निगम में 1100 वोट अतिरिक्त बढ़ गए हैं, 500 वोट कहाँ से ज़्यादा बढ़ गए हैं। जो ये फर्जी खाना हो रहा मतदान को जोड़ने का, ये एक बड़ा सवाल उभर करके आ रहा है। हो चुनाव के बाद इस पे कुछ लफड़ा न बढ़ जाए आगे, क्योंकि ये शिकायतें बहुत ग्रास रूट के लोगों ने दी, जो चुनाव में भागीदारी नहीं कर, सिर्फ मतदान करने जाते हैं, जिनकी तरफ से कोई कैंडिडेट तैयार नहीं होता है, भाजपा कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट तैयार होता है या दूसरी पार्टी यूकेडी या और जो राजनीतिक दल होंगे, लेकिन आम जनता की तरफ से कोई कैंडिडेट नहीं होता तैयार कि ये जनता का कैंडिडेट है। उसी जनता से ये शिकायतें आ रही, क्योंकि उनको पता नहीं कि इसकी शिकायत को कहाँ करें। मतलब मेरे जैसे आदमी को पूछ रहे हैं कि ये इस तरह का सवाल है। तो चुनाव के बाद ऐसा न हो कि पूरा इसका सीनेरियो ही बदल जाए। जैसे कहते हैं कि हमारे उत्तराखंड में एक ऐसी जगह है, और इस समय तो आदमी जीता नहीं है, लेकिन लंबे समय तक वो आदमी विधायक रहा, मिनिस्टर भी रहा, कि वहाँ तो उसने तो पता नहीं किस किस के आधार कार्ड बना रखे, वो सिर्फ वोट देने आते हैं। ऐसी शिकायतें हैं, मतलब मौखिक शिकायतें, प्रमाणित हो जाए हम नाम बता देते, अभी प्रमाणित है ही नहीं, कुछ नहीं। तो इसी तरह की शिकायतें यहाँ भी आ गई कि नगर निकाय में अलग अलग कम से कम 20 जगह से मुझे फ़ोन आए। 2-3 लोग, अभी मैं पहाड़ की तरफ था, मुझे मिले कि यार ऐसे दिक्कत हो गई, चिट्ठी कहाँ लिखें। तो मैंने उनको बोला निर्वाचन आयोग को लिख दो चिट्ठी। हाँ। जिले में जो जिला अधिकारी है वो निर्वाचन अधिकारी होता है, उनको चिट्ठी लिख दो। हमने फॉर्मेट बता दिया। लेकिन जो इस तरह का घालमेल हो रहा है, इससे मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि क्या राजनीतिक कार्यकर्ता इतना कमजोर हो गया कि उनको अपने जो मत हैं, जो उसके सामने पे मतदाता हैं, उन पे भरोसा उठ गया है। इसका मतलब ये नहीं कि जो सामने पे आपके मतदाता है आप उसको रिझा नहीं पा रहे हैं। ये बड़ा सवाल है। और अगर आप उसको रिझा नहीं पा रहे तो आप एक गड़बड़ काम कर रहे हैं। अगर इस काम सही है तो गड़बड़ हो रहा है। जैसे मैं एक बार बता दूं कि एक छोटा सा मतलब हट करके उदाहरण है। एक बार मुझे किसी ने बताया कि यहाँ 12 साल से लेकर के 18 साल के बच्चे, मतलब कोई भी बच्चा हो उसको पगड़ी पहना करके सरदार बनाया जा रहा है। वो खालिस्तान से लेकर का कोई इशू था। और यहाँ पर कोई 2-3 गुरुद्वारे थे जहाँ सुबह 6:30 बजे उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, और दिन में वो बच्चे जो गुब्बारा वगैरह बेचते थे पलटन बाजार में और दूसरी जगह पे। तो मेरे 2-3 साथी एलआई के साथी, मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार इसका जरा खोज करो। उन्होंने खोज खबर की तो पता चला कि कुछ गड़बड़ था, और अब सब वो मामला सुधरा। सरकार के लेवल पे उस मामले को सुधार गया। अब उस तरह के बच्चों को पकड़ा पकड़ी नहीं हो रही है। यही स्थिति यहाँ पर हो रही है कि भाई जब तुम सामने वाले जो तुम्हारे मतदाता सामने पे खड़े हैं और तुम उनको मतदान केंद्र तक नहीं ले जा पा रहे हैं, तो ये बड़ा सवाल नहीं है। तो तुम इस तरह के फर्जी खाना कर रहे हो। दूसरी बात है कि जिस तरह से
और तो तैयारियां हैं, जो सीटों का अदला बदली होनी है, उस पर सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया। कहीं जहाँ जो सीट करनी थी, जो आपत्तियां आई है, 1000 आपत्तियां थी, उन 1000 आपत्तियों का निस्तारण भी सही समय पे हो गया है। मतलब क्विक हुआ है, लेकिन टाइम फॉर्मेट में हुआ है। ये बड़ी बात है, ये सरकार की उपलब्धि कही जा सकती है। लेकिन कुछ सीटों पर सरकार को सदन बैठा करके निर्णय लेना चाहिए था, जो जरूरी था। जैसे नगर निगम देहरादून है, यहाँ अभी आरक्षण हुआ ही नहीं, कुछ तय नहीं हुआ। जैसे नगर पंचायत बड़कोट है, जब से वो नगर पंचायत बनी तब से आरक्षण का वहाँ कोई डिसाइड ही नहीं हुआ है। ऐसे बहुत सारे, कम से कम 20 से ऊपर नगर निकाय, नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिकाएं हैं जहां आरक्षण का कोई डिसाइड नहीं हुआ अभी। तो मुझे लगता है कि इस नई सरकार को, ये युवा मुख्यमंत्री जिस प्रदेश के हैं, यूथ चीफ मिनिस्टर को ये समझना चाहिए था। उन तक भी शिकायतें गई है। खैर, पता नहीं आगे वक्त चले गया। हाँ, वक्त चला गया है, लेकिन इस पे ध्यान देना चाहिए था। ठीक है प्रेम पंचोली जी, आपने एक चिंता भी जाहिर की और आपने साथ ही ये बताया कि जो चीज़ें हुई हैं उसको ठीक है। और आपने एक बात भी कही कि जिस तरीके से सामने आई बात की 1000 से ज़्यादा आपत्तियां आ गई और उनका सही समय पर जो तय समय था उस पर उनका निस्तारण भी कर दिया गया, ये भी अपने आप में एक बात है। डी.के. पाल जी, आम आदमी पार्टी की जो शुरुआत जब हम देखते हैं, आज आपकी सरकार है 2 राज्यों में, लेकिन आप लोगों की शुरुआत निकाय चुनाव से ही आप लोग राजनीति में आए और वही निकाय चुनाव का बिगुल बज गया। उत्तराखंड में क्या तैयारी है आप लोगों की? निश्चित रूप से देर से ही मैं कहूँगा दुरुस्ती है कि सरकार जो है ना, एटलीस्ट तय समय के बाद में, यानी 1 साल और पूरा 6 साल के बाद में ये चुनाव आ रहा है। निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी, हमारे प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष एस कलेर जी के नेतृत्व में हमारे कार्यकर्ता, हमारे जिला अध्यक्ष तमाम पूरी मजबूती के साथ में तैयारी कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ चुनाव तो एक हमारे लिए मेला है, महाकुंभ है, किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए। बस वो सही समय पे हो जाए तो उस पर थोड़ा सा और आसानी से सारी चीजें हो जाती हैं। लेकिन सरकार की विफलता के साथ साथ उन्होंने जिस प्रकार से जल्दबाजी में, आनन फानन में ये तमाम चीजें, प्रक्रियाएं पूरी कर ली और जो कोर्ट ने कहा था, जो हाई कोर्ट ने कहा था, उसके आधार पर उन्होंने टाइम जनवरी के मिडिल तक चुनाव कराने की जो एक पत्र दिया था उन्होंने अपना, तो वो उस पर वो अब कहीं ना कहीं खरे उतरते दिखाई दे रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी इस चुनाव में, जो पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे, जो उन्होंने वादे पूरे नहीं किए और अपने विधानसभा के पटल पर छोटे छोटे संशोधन करके वो जिस प्रकार से नगर निगम के मुद्दों को आगे बढ़ाते चले गए, जिसमें चाहे मलिन बस्तियों का मुद्दा हो, उनको नियमित करने का मुद्दा हो, जो ग्रामीण क्षेत्र में पहले नजूल भूमि के हुआ करते थे, वो नगर निगमों का विस्तार होने से वो भी मलिन बस्तियां या नजूल भूमि के जो मुद्दे थे उन पर भी कोई निस्तारण नहीं हुआ। मतलब कि सरकार नगर निगम के मामले पे, छोटी सरकार के मामले पे हर क्षेत्र में फेल हुई है। आप सड़कों का स्मार्ट सिटी के नाम पे आप देखिए, देहरादून हो चाहे दूसरे बड़े शहर हो, किस प्रकार से दोहन हो रहा है, किस प्रकार से लोग परेशानी से जूझ रहे हैं नगर निगम के माध्यम से, उनके प्रशासकों के माध्यम से। उनकी जो नगर निगम की जिम्मेदारियां हैं, जो पार्षदों की जिम्मेदारियां हैं, या उनके जो ऑफिस से संबंधित जो उनकी जिम्मेदारियां, किस प्रकार से लोग परेशान हो रहे हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और आम आदमी पार्टी तमाम मुद्दों को लेकर के, हमने तो 1 महीना पहले ही अपने मैनिफेस्टो की घोषणा भी कर दी थी कि भाई हम किन मुद्दों पर जा रहे हैं। हम तो इनकी विफलताएं जो हुई है, अनगिनत विफलताएं, उन अनगिनत विफलताओं के खिलाफ लोगों को जगा रहे हैं हम लोग 6 महीने से, 8 महीने से, कि जितनी गलतियां इन्होंने की है अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड के अंदर, इतनी गलतियां किसी भी सरकार ने की है, कांग्रेस के समय में भी नहीं हुई है। इसलिए इनको अब मौका जनता नहीं देगी। ये हम घर घर जा रहे हैं, अपने डोर टू डोर जा रहे हैं। आप घर घर तो जा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कुनबा इतना बड़ा है, कांग्रेस, दोनों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारें रही यहाँ पर, इनका संगठन इतना मजबूत है, कैसे लड़ पाएंगे आप लोग यहाँ? इनका तो कुनबा पूरे देश में बहुत बड़ा है, संगठन भी मजबूत है उनका, लेकिन पंजाब में इनका कुनबा छोटा हो जाता है, दिल्ली में सिमट करके ये चवन्नी भर रह जाते हैं। ये बात नहीं है, बात है कि मुद्दों के आधार पर जिस प्रकार से हमारे उत्तराखंडियों को, हम उत्तराखंडियों को हमारा दोहन किया जा रहा है, हमको जलेबी जलेबी बना के दिखा करके जिस प्रकार से हमको तोड़ा जा रहा है, हमारे कामों को नहीं किया जा रहा, हमारी सड़कें, जो बहन है, जो हमारे 18 साल के बच्चे स्कूटर चलाते तेजी में, वो किस प्रकार से एक्सीडेंट की भेंट चढ़ रहे हैं, इनके कर कमलों से चढ़ रहे हैं। इस प्रकार से जो मलिन बस्तियों को मालिकाना अधिकार नहीं मिला, इनके कारण से हुआ है। जो नगर निगम की 10,000 से भी ज्यादा नियुक्तियां थी, वो इन्होंने परमानेंट नहीं की। उसमें कौन पिस रहा है? गरीब बच्चा पिस रहा है, आम युवा पिस रहा है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम अपनी जो घोषणा किया है हमारे आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड के लिए, हम उन पर जा रहे हैं। अभी आप रिजल्ट देखिए,
पंजाब का नगर निगम का चुनाव की कल ही घोषणा हुई है ना, निर्णय आया है। आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं, जहां जहां भी आम आदमी पार्टी छोटी सरकारें बना रही है, लेकिन वहां वहां तो वहां आपकी सरकार है में ना? लोगों के काम करने के लिए आगे आ रही वहां है। आपकी सरकार भी तो है, इस वजह से मैं कह रहा हूं जहां सरकार है वहां, तभी तो देखिए आम आदमी पार्टी का ये परसेप्शन ही बहुत है कि वो जहां सरकार में होती है वो मजबूती के साथ में आम लोगों के लिए काम करती है, जनहित के काम करती है, माता और पिता जो बुजुर्ग हो जाते हैं उनकी पेंशन के लिए काम करती है, जो मलिन बस्तियों में लोग रह रहे हैं उनके नियमितकरण पर काम करती है, जो कर्मचारी हैं उनको नियमित करके उनको परमानेंट नौकरी देने पर काम करती है। इससे बड़ा एग्जांपल, इससे बड़ा परसेप्शन देश में जिस प्रकार से जा रहा है, उत्तराखंड में भी हर लोग समझ रहे हैं, बात जान रहे हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी को मजबूती के साथ में वो हमारे पार्षदों को, हमारे मेयरों को जिताने का काम करेंगे। हमारी घोषणाओं पर, हमारे जो मुद्दे हम लेकर के जा रहे हैं उनके आधार पर आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती है। यही हमने जनता को बताने में हम डोर टू डोर जा रहे हैं। ठीक है, आपने अपनी बात रखी कि जनता को आप बताएंगे, और दोनों ही सरकार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस रही, उसके बीच आप ये कहेंगे कि हम एक विकल्प के तौर पर हैं। और ठीक है, आप लोगों के निकाय चुनाव में अच्छा प्रदर्शन रहा है, अगर हम ऑल ओवर देखें अन्य राज्यों में, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं जो वर्चुअल हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, उनसे अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है, इसलिए प्रेम पंचोली जी एक बार फिर से आपके पास आ रहा हूँ। आपने चिंता जाहिर की कि जिस तरीके से वोटर्स को लेकर उसको थोड़ा सा और समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है सर, अगर आप उसको और थोड़ा सा बिल्कुल समझाएं। देखो, वोटर्स ये है कि जो मुझे 20 जगह से फ़ोन आया जी, और कुछ जगह के लोग मुझे मिले, उन्होंने ये कहा कि हमारी नगर पंचायत में 1000 वोट थे, जी, फॉर एग्जाम्पल, और अब अचानक एक साल के अंदर जो है वहाँ 2500 वोट हो गए। तो उन आम लोगों का कहना ये है कि जो ये 1000 वोट एकदम बढ़ गए हैं, ये कहाँ से बढ़ गए? हमारे नगर पंचायत में तो ऐसे लोग दिखाई नहीं दिए। अब वो उसके मैंने उनको अंदर तक पूछा, मैंने कहा भाई ऐसा कैसे हो सकता, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब क्या हो रखा कि कुछ गांव ऐसे हैं हमारे कि जिनके मतदाता सूची में गांव में भी नाम है और नगर पालिका नगर पंचायत में भी नाम है, दोनों जगह जा रहे हैं वो लोग। अच्छा, ऐसे भी बहुत सारे गांव हैं कि हाइट पे गांव है, वहाँ भी उनका नाम है, और फिर वो नदियों के किनारे, नीचे गाड़ गदेरों के किनारे उनकी सिंचित जमीन है, वहाँ भी गाँव है। अब वो मतलब हेलमेट गाँव नहीं बोल सकते उसको, वहाँ भी गाँव है, वहाँ भी उनके मतदाता सूची में नाम है। उसके बाद वो बाजार की तरफ बसने के लिए गए और वहाँ भी उनका नाम है। तो जो इस तरह से जो मतदाता सूची में जो गड़बड़ झाला दिखाई दे रहा है, ये कहीं ना कहीं विकास को अवरोध करने वाली चीज है। ठीक है, क्या है कि जिस व्यक्ति ने इनका नाम जोड़ा, फॉर एग्जाम्पल वही व्यक्ति जीत गया, तो उसकी मोनोपोली चलेगी, वो तो चले जाएंगे अपने, उनको तो उन्होंने तो सिर्फ उसको वोट देना था, उसके कारण से जुड़ गए, उसके कारण से उनके नगर निकाय में नगर उसमें कुछ कागज बन जाए, कुछ लोन वगैरह, लेकिन उनको ये जरूरत नहीं कि नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिकाओं में वहाँ के रास्ते अच्छे होने चाहिए, वहाँ की सीवर लाइन अच्छी होनी चाहिए, हाँ, उनको वहाँ मतलब लाइट नहीं पानी अच्छा होना चाहिए, अगर वहाँ ऐसा है। पार्किंग अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि सारा टैक्स तो नगर निकायों को दिया ही जाता है ना। तो जो इस तरह का मतदाता है उसको उसकी चिंता नहीं है, उसको एक वहाँ सर्टिफिकेट मिल गया वहाँ से या कोई प्रमाण पत्र मिल गया, उसके बिना पे वो बहुत सारे काम करते हैं, वो लोग दूसरे काम करते हैं। ठीक है, तो क्या है कि आने वाले दिनों में जो शिकायत, जब चुनाव जीत करके जो आदमी कुर्सी पे बैठेगा वो कौन बैठेगा? अगर इस तरह का काम सच में हुआ है तो गलत आदमी कुर्सी पे बैठने वाला है। बिल्कुल, और इस पे देखें कि आने वाले वक्त में क्या चीजें सामने निकल कर आती हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ डॉक्टर आर.पी. रतूड़ी जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं। डॉक्टर साहब, आवाज मिल पा रही है आपको? नमस्कार जी डॉक्टर साहब, क्या तैयारियां हैं? चुनाव का बिगुल बज गया, निकाय चुनावों का। भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो दावा कर रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ही अपना परचम लहराएगी, लेकिन कैसे? देखिए रवि जी, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। इसका संगठन बहुत मजबूत है और संगठन के बलबूते पर हम जनता के बीच जाते हैं, और जो पिछला परसेप्शन था कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, आपने देखा होगा 2022 में वो किस तरह टूटा। इसका मतलब जनता का रुझान आज भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, और निश्चित तौर पर ये आने वाला जो ये चुनाव है, ये जो धामी जी के ठोस निर्णय जो उत्तराखंड के हित में लिए, उत्तराखंड का सम्मान पूरे भारत में जो बढ़ाया, उसके आधार पर हम हर नगर
पंचायत हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे नगर निगम हो, हम निश्चित तौर पर भारी मतों से चुनाव जीत रहे हैं और ये हमारा काम जीतेगा। आदरणीय धामी जी का जो, चाहे वो नकल विरोधी हो, शहरों में इसका असर होता है, चाहे यूसीसी हो, चाहे दंगा विरोधी हो, धर्मांतरण का सख्त कानून हो, इन कानूनों के आधार पर और जो उन्होंने अपने इस 2.5 साल के कार्यकाल में 17,000 से अधिक नौजवानों को रोजगार अपने हाथ से बांटने का काम कर दिया। बाकी तो और रोजगार भी सृजन हुए हैं, चाहे वो स्टे होम के रूप में हो, चाहे वो हमारे SMS के तरह हो, कई सारे काम हैं जिसके आधार पर और जनता का रुझान आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, तो नगर पंचायतों में, नगर निकाय में हम चुनाव भारी मतों से जीत रहे हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव की अगर बात करें डॉक्टर साहब, तो वो राष्ट्रीय मुद्दों पर होते हैं। अगर बात करें विधानसभा चुनाव की, तो जिन मुद्दों को आप गिना रहे थे उन पे होते हैं। जब निकाय चुनाव की बात आती है तो वहां पर होता है सड़कें, गलियां, बिजली के पोलों पर जो लगी हुई लाइटें हैं वो जल रही हैं, जब खराब हुई तो उसके बाद कौन कितनी जल्दी आया, पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, गांव के जो पंचायतें हैं, नगर पंचायतें, वहां पर कितना विकास काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये छोटी चीज़ें, बहुत स्थानीय के जो बहुत छोटे जो मुद्दे होते हैं उस पर चुनाव होता है। और ये भी सच है कि उत्तराखंड में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे आज प्रॉपर सड़कें नहीं पहुँची, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ आज लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए भी तरसते हैं। नहीं रवि जी, अभी हमारा ये 24 साल का राज्य है, तरसना तो हिमाचल में भी आज सड़कें बहुत सारी नहीं पहुंच पाई, जो उत्तर प्रदेश सबसे पहले बना था जी, उसमें भी आज सड़कें पूरी तरह नहीं। फिर भी हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि हम विकास को नकार दें कि नहीं हो रहा है, जी जी, जाएगा निश्चित तौर पर। आज हमारे प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री ग्राम विकास की योजनाएं हो, राज्य योजना हो, विधायक निधि से हो, तमाम काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से उत्तराखंड के पक्ष में खड़े रहते हैं कि आप विकास करो, धन की कोई कमी नहीं है। तो विकास हो रहा है, ऐसा नहीं कि विकास नहीं हो रहा। आज हम हर गांव में कहीं पर भी, बहुत कम ऐसे गांव सुदूर रह गए जो सड़क के से नहीं जुड़ पाए, लेकिन अधिकतर गांव हमारे सड़क से जुड़े हैं। इसीलिए तो आज अगर इतना विकास न होता, 11 नगर निगम कैसे बन गए? तो विकास हुआ है तो निगम बने हैं। हमारी नगर पालिकाएं जो हमारी 43 आज भी हैं, तो ये बड़ी है ना, हमारा नगर पंचायत बड़ी है। तो ये विकास के आधार पर ही ये शहर बसते हैं, शहर बनते हैं, और इन्हीं आधारों पर हम जनता के बीच जा रहे हैं। ठीक है, आपने कहा इन्हीं आधारों पर जनता के बीच जा रहे हैं, हालांकि उसके लिए इंतजार करेंगे जो तारीखें, क्योंकि हम सबके सामने हैं। मैं शांति प्रसाद भट्ट जी के पास जा रहा हूं, उत्तराखंड क्रांति दल से हमारे साथ है, उपाध्यक्ष है उत्तराखंड क्रांति दल के शांति प्रसाद भट्ट जी। एक बात जब सामने आती है निकाय चुनाव की, आप लोग स्थानीय दल हैं और इस वक्त आपका पार्टिसिपेशन बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। हालांकि आपका विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव से पार्टिसिपेशन रहता है, ठीक है, वोट नहीं मिलते, उतने नहीं मिलते बड़ी पार्टियों के सामने, लेकिन आपकी क्या तैयारियां हैं निकाय चुनाव को लेकर? जनसंपर्क कर रहे हैं और उन्हीं बुनियादी चीजों को लेकर कर रहे हैं जिसके लिए आज पूरा उत्तराखंड आंदोलित है। हम बता रहे हैं कि कैसे इन राष्ट्रीय पार्टियों ने नगर निगम बनाकर, सीमा विस्तार कर, किसानों की जमीनों पर कब्जा कर, बड़े बड़े भू माफियाओं को यहाँ पर पनपाया है। नगर निगम बने, मगर जिस तरीके से 100 वार्ड करके किसानों की जमीनों पर भू माफियाओं की जो नजर थी शहरीकरण करके, वो उससे पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने चाहे नगर पालिका बनाई हो, चाहे नगर निगम बनाए हो, इन्होंने जमीनों को खुर्द-बुर्द करने के लिए सीमा विस्तार किया। परिणाम आपके सामने है। कल ही एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया जा रहा था कि 28% कृषि भूमि खत्म हो चुकी है उत्तराखंड के अंदर। वैसे ही उत्तराखंड में 71-75% वन है,
ऐसे में यदि कृषि भूमियां खत्म हो जाएंगी तो आने वाले समय में कितना बड़ा संकट होगा ये जग जाहिर है। दूसरी बात, देखिए लोकतंत्र में चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अब आप ये निकाय चुनाव 1 साल बाद करा रहे हैं। पिछले साल दिसंबर में 3 दिसंबर तक जो है यहाँ पर बॉडी बन जानी चाहिए थी निगमों की, मगर आपके सामने 1 साल पूरा टल गया। हाई कोर्ट का डंडा हुआ तब जाकर ये चुनाव हो रहे हैं। अगर हाई कोर्ट सख्त ना होता तो ये चुनाव आज भी ना होते। कहने का मतलब है ताकतवर पार्टी है, पैसों से धनी पार्टी है, क्यों डर रही है चुनाव कराने में, क्यों लोकतंत्र की हत्या कर रही है? इसका जवाब जनता के सामने हम जरूर भाजपा से लेंगे। और दुर्भाग्य लोकतंत्र का देखिए, मैं आजकल देख रहा हूं देहरादून के अंदर पार्षद चुनाव लड़ रहा है, जो तैयारी कर रहा है भाजपा का, वो ये कह रहा है नाली ठीक करानी है, मोदी जी को जिताना है। बताइए, ये स्तर आ गया राजनीति का। मतलब पार्षद भी मोदी का फोटो लगाकर चुनाव जीतने की बेहतरीनी पार करने का ख्वाब देख रहा है। अरे भाई, नगर निगम के अंदर जो गड़बड़े हैं, सफाइयां नहीं हो रही है, जाम लग रहे हैं, उत्तराखंड में गंदगी का माहौल है, इस पर अगर कोई बात करता हुआ दिखता भाजपा का नेता तो हमें मालूम लगता कि शायद लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। ये तो हर चीज में मोदी जी को लाना है बस। अब बताओ, पार्षद भी मोदी जी के नाम पर लड़ रहा है, तो कहाँ रह गया लोकतंत्र? मुझे लगता है कि एक व्यक्ति होगा, बाकी सारे प्रशासक बैठा दिए जाएंगे, जैसे पंचायतों में बैठा दिए और आपके निकाय चुनाव में प्रशासक बैठा दिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि देश उस ओर जा रहा है कि एक बस ऊपर लोकतंत्र में एक बैठा दिया, बाकी सारे यहाँ पे प्रशासक बैठाकर जनता के हक हकूक पर इसी तरीके से डाका डलेगा। हमारा ये मानना है कि जो पंचायतों के आरक्षण किए हैं वो केवल राजनीति से प्रेरित होकर किए हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी कमजोर थी, वहां भारतीय जनता पार्टी ने अन्य नेताओं को खत्म करने के लिए वहां कहीं आरक्षण कर दिया। उदाहरण आपके सामने है, ऋषिकेश में प्रेमचंद अग्रवाल जी ने जहां 5% भी लोग आरक्षित नहीं है, वैसी जगह पर उन्होंने जो है अनीता ममगाई की राजनीतिक हत्या करनी थी, कर दिया उसको आरक्षित। अब वहां पर पासवान लड़े या जाटव लड़े। ठीक है। शांति प्रसाद भट्ट जी, दो सवाल उठाए हैं कि एक तो आरक्षण को लेकर भी उन्होंने बात कही, संपर्क उनसे टूट गया, एक बार फिर से जुड़ेंगे। आरक्षण को लेकर भी सवाल उठाया। हमारे साथ कांग्रेस से आशीष नौटियाल हैं, वर्चुअल जुड़े हैं हमारे साथ। आशीष नौटियाल जी, आरक्षण को लेकर अंतिम सूची जारी हो गई और तारीखों का ऐलान हो गया। आप लोग तो बहुत लंबे समय से कह रहे थे कि चुनाव कराइए, सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कांग्रेस बहुत ज़्यादा उत्साहित है कि निकाय चुनाव को लेकर। तो अब तारीखों के बाद क्या कुछ लगता है आप लोगों को? हालांकि आपने तो प्रत्याशी भी घोषित कर दिया एक जगह। देखें, चुनाव की तारीख का ऐलान किया है और ठीक है, चुनाव आखिरकार हो रहे हैं तो अच्छी बात है। और जनता को जनता का प्रतिनिधि मिले, ये हम उम्मीद करते हैं कि जनता 1 साल से परेशान है, उनके पास प्रतिनिधि नहीं था, वो जा नहीं पा रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे अपनी बात को, तो उनको उनका प्रतिनिधि मिलना चाहिए। और निश्चित मुझे पूरा विश्वास है ये जो चुनाव होंगे ये क्षेत्र की समस्याओं को देखते हुए होंगे और जनता को क्षेत्र के जो मुद्दे हैं वो सब लोगों के सामने आएंगे और उन पे ही लोग बात करेंगे। और निश्चित ही जो भी प्रत्याशी चुनाव में उतरेंगे वो बेदाग उतरे, स्वच्छ सभी उतरे और सरकार जो है एक निष्पक्ष चुनाव कराए, धन बल का प्रयोग ना करे, एक निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो, सभी लोग अपने अपने स्तर पर चुनाव की तैयारी करें। और निश्चित आने वाले समय में सबके सामने रिजल्ट होगा कि किसका मेयर बनता है और किसका पार्षद बनता है। जरूर इस चुनाव में जनता इस बात का ध्यान रखेगी कि नगर निगम के अंदर पिछले 6 सालों में क्या क्या हुआ, किस तरह घोटाले हुए, क्या कितना घोटाला किसने करा, जनता इसको भी देखेगी और उन पार्षदों को भी देखेगी जो आज से 6 साल पहले मोदी जी के नाम पर जीत गए और उन्होंने एक बार अपने वार्ड की तरफ मुंह फेर के नहीं देखा, वो गए नहीं वहां पर, कोई समस्याएं नहीं सुनी। जनता इस बात का बिल्कुल आकलन करेगी और सही आदमी को वोट देगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं जनता से। और निश्चित ही सबके सामने परिणाम होंगे बहुत जल्दी चुनाव के। 2022 में आप विधानसभा चुनाव हार गए, जबकि ऐसा पहली बार एक रिकॉर्ड बना। एक बार भारतीय जनता पार्टी थी, एक बार कांग्रेस, पहले भारतीय जनता पार्टी थी, फिर भारतीय जनता पार्टी आ गई। फिर आप लोकसभा चुनाव हार जाते हैं, 5 सीटें, 1 सीट भी नहीं जीते आप। फिर 2 उपचुनाव जीते थे, थोड़ा सा संजीवनी मिली, लेकिन हाल में ही केदारनाथ का उपचुनाव हुआ जहां आपने पैदल यात्राएं की, सोना चोरी, बड़े बड़े मुद्दे थे आपके पास, आप हार गए। अब निकाय चुनाव में आपको क्यों लगता है कि आप जीतेंगे?
देखिए निश्चित ही अभी जिस प्रकार से आप केदारनाथ की बात कर रहे हैं, केदारनाथ में मुख्यमंत्री जी प्रकट हुए और उन्होंने आकर बोला कि जब मैं ही इसका विधायक बन गया हूँ और देखिए मैं ये घोषणा ये काम करूंगा, तो जनता को भी हो सकता है जनता को भी ये लगा होगा कि भाई ठीक है, एक सीट देकर के हमें क्या मिलेगा, एक सीट में जब एक विधायक बनेगा वो भी विपक्ष में जाकर बैठ जाएगा और मुख्यमंत्री तो यहाँ स्वयं प्रकट हो रखे, उन्होंने बड़े बड़े वादे किए हैं, क्या तो वादों का लाभ मिलेगा। अच्छी बात है, जनता को उनके सच्चाई को देखने का और परखने का समय मिला। कोई बात नहीं, हम चुनाव हारे, इससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम विपक्ष में थे, विपक्ष में ही है, लेकिन जनता के सामने मुख्यमंत्री का चेहरा जरूर प्रकट हो जाएगा कि ये वही मुख्यमंत्री है जो इतने झूठ बोलकर गया। और निश्चित ही आज देखें, चुनाव हुए, रिजल्ट आए, कितना टाइम हुआ और केदारनाथ में क्या काम हो रहा है, ये सब देख रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं, अब ये करेंगे, अब अभी क्या आज नया में सिकुपा फोड़ दिया, ये क्या बन रहा है, प्राधिकरण बन रहा है मंदिरों में, ये सब झूठ बोले जा रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं, तो असल में काम नहीं कर रहे हैं। तो निश्चित ही ठीक है, अभी देखें कई बार क्या होता है, झूठ भी जीतता है, ऐसा नहीं है दुनिया में झूठ जो है जीतता नहीं है, झूठ जल्दी जीत जाता है। और इन्होंने जिस प्रकार से झूठ बोला, जनता को ठीक है विश्वास था भाई मोदी जी हैं, आ रहे हैं, सच्चे आदमी हैं, तो काला धन भी लाएंगे, गंगा भी साफ होगी और गाय भी हमारी माता जो है राष्ट्र माता बनेंगी। लेकिन जब देखा तो सब उसका उल्टा हुआ, तो कब तक जनता को गुमराह करेंगे। जनता हमेशा गुमराह नहीं हो सकती है इन लोगों की बातों से, और निश्चित जनता समझेगी, देखेगी। और देखिए चुनाव में जाना एक प्रक्रिया है, वो भी चुनाव में जाएंगे जो झूठ बोल रहे हैं और वो भी चुनाव में जाएंगे जो सच बोल रहे हैं, और जनता को आकलन करना है कि वोट किसको देना है। और फिर बैलेट पेपर से चुनाव होंगे तो हो सकता है कुछ परिणाम अलग हो, तो देखने योग्य बातें हैं। और चुनाव का समय आ गया, शुभकामनाएं देना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी को भी कि भैया बेदाग लोगों को टिकट देना, इन भ्रष्टाचारियों को टिकट मत देना। लेकिन राष्ट्रीय जनता पार्टी के अंदर तो सब जानते हैं कि आग लगी पड़ी है, दूसरी पार्टी के लोग आ रखे हैं, दूसरी पार्टी के लोग आकर जो है पार्टी के अंदर टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और इनके अपने लोग भी कर रहे हैं। तो अब दोनों के बीच में जो युद्ध होगा उसका परिणाम जनता के सामने होगा, जब चुनाव के नतीजे आएंगे सब देखेंगे कि कौन क्या कर रहा है। बिल्कुल, और निश्चित जनता को लाभ होना चाहिए कुल मिला के, अब तो यही उम्मीद करते हैं। ठीक है डॉक्टर रतूड़ी जी, दो सवाल हैं। उत्तराखंड क्रांति दल का ये कहना है कि आरोप है उनका कि आरक्षण इस तरीके से तय किए गए जहां जहां आपको लगा कि यहाँ हमको ऐसा करना चाहिए, हम जीत जाएंगे, और उन्होंने तो जिक्र भी किया एक सीट का। खैर उस पर आप जरूर जवाब दीजिएगा। दूसरा, कांग्रेस का ये कहना है कि आपका कुनबा इतना बढ़ गया, चाहे कांग्रेस से ही बहुत सारे लोग आपके पास आए, अन्य पार्टी से भी, कि आप लोगों में सिर्फ फुटबॉल जैसी स्थिति है कि किसको टिकट दिया जाए। अगर अपने पुराने कार्यकर्ताओं को नहीं देंगे, जो नए आए उनको देंगे तो नाराजगी हो जाएगी। तो क्या ऐसी समस्या है पार्टी के भीतर? देखिए रवि जी, दुर्भाग्य तो ये है कि ये अपनी कमियों को जिस दिन देखना शुरू कर देंगे, आखिर कोई आदमी 30, 40, 45 साल की सेवाएं क्यों छोड़ रहा है इनके यहाँ से, क्या कारण है? क्योंकि इनको अपने परिवार के अलावा न टिकट दिखता है, न चुनाव दिखता है। जब वहां पर ये होगा कि मैं नहीं तो मेरी बीवी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, भारतीय जनता पार्टी में वो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में सीधा कोई कार्यकर्ता अच्छा दिखेगा, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, जनता के साथ उसके संबंध अच्छे होंगे, उसका लोगों से मिलना जुलना होगा, ऐसे व्यक्ति को चुनाव देंगे। वहां तो या दो ही कारण होंगे, या तो परिवार और भतीजावाद होगा या थैलीवाद होगा। जिसके पास थैलियां बड़ी बड़ी होंगी उसको ये टिकट दे देंगे। ये कार्यकर्ता को कभी टिकट नहीं देंगे। ये कभी आज तक देखा नहीं आपने, कितने चुनाव हो चुके हैं। आपने भी रवि जी बहुत मंथन किया, आप तो अच्छे पत्रकार रहे हैं, ये कभी किसी अच्छे कार्यकर्ता को उभरते हुए नहीं देखते। अच्छा, आपके इसी जवाब पर आम आदमी पार्टी से डीके पाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? निश्चित रूप से बहुत ही मेरे लिए आदरणीय वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी आरपी रतूड़ी जी, पर मैं एक बात जानना चाहता हूँ, आप ये आम आदमी की परिभाषा से बोलते नजर आ रहे मान्यवर, क्योंकि देखिए ये तो आम आदमी पार्टी में होता है जहां आम आदमी को टिकट दिया जाता है। आपके यहाँ तो बड़े बड़े थैले जो भरे होते हैं उनको टिकट दिया जाता है, ये प्रमाणित है सारी चीजें। नहीं, परिवारवाद वाली पे बात और परिवार, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी में कम परिवार है। आप देखिए, जो लोग अपनी मंत्री होने के बाद, विधायक होने के बाद में अपनी बेटी को टिकट दिलवाने की बात कर रहे हैं, इसको आप क्या समझते हैं? ये परिवारवाद नहीं है? और फिर जैसे आपने कहा कि यहाँ बड़े बड़े मुद्दों पर हम जीत करके आए हैं,
माननीय रतूड़ी जी, आप तो देहरादून के शहर में रहते हैं, पिछले 5 से 6 सालों से नगर निगम के जो मुद्दे हैं मेन, क्या उनका निपटारा हुआ है? क्या विधानसभा में बार बार अध्यादेश ला करके नगर निगम के सिस्टम को जो है बिगाड़ा नहीं गया है? क्या छोटे छोटे मुद्दे, चाहे वो हजारों कर्मचारी बैठे हुए बेचारे जो तड़प रहे हैं अपनी परमानेंट नौकरी के लिए, तनख्वाह तो भूल जाइए उनकी समय पे मिलती है नहीं मिलती है, क्या वो मुद्दे नहीं है? क्या उसमें फेल नहीं है भारतीय जनता पार्टी? तमाम चीजों में फेल हुई है, लेकिन टीवी पे बैठ करके भारतीय जनता पार्टी की ये रणनीति रहती है, उनको ट्रेनिंग रहती है आरएसएस से कि भाई जितना जा सकते, जितना झूठ बोल सकते हो, जितना थाली में बढ़िया तरह से झूठ परोस सकते हो, आपको उतना ही बढ़िया आपको मौका मिलेगा और आपकी पार्टी जीत करके आएगी। अब जनता समझ रही है भारतीय जनता पार्टी की चाल को, पंजाब में समझ लिया, दिल्ली में समझ लिया, उत्तराखंड की बारी है, वो जवाब लेगी आपसे। आपके पार्षद के प्रत्याशी लोगों के बीच में नहीं जा पाएंगे। कई गांव, कई ऐसे वार्ड है जहां पर रोड नहीं तो चुनाव नहीं, पानी नहीं तो चुनाव नहीं, ठीक है, तमाम चीजें सामने आ रही है, उनको कौन देखेगा? ठीक है, नहीं आपकी बात हो रही है, आपकी बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पर आपका संगठन उतना मजबूत नहीं है कि आप भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के सामने लड़ पाए। लेकिन ठीक है, निकाय चुनाव से आप लोगों का उदय हुआ तो आप लड़ेंगे उन मुद्दों को लेकर, ये ठीक है, शुभकामनाएं आपके लिए भी। रतूड़ी जी, इस पर जवाब दे दीजिए शॉर्ट में, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए डीके पाल साहब का तो अपना गुस्सा अपनी जगह, लेकिन इनको मालूम नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जहां आपका डोईवाला विधानसभा में ब्रिजभूषण गैरोला जैसे हमारे साथी को टिकट दे करके विधायक बनाया, लेकिन आरोप लगाना हमारे यहाँ किस बेटी ने मांगा है, किसको दिया है, अभी तक तो टिकट आवंटन होगा। अरे मांगने का अधिकार तो जो राजनीति कर रहा है उस सबको है। अब वो उसकी बेटी होना ये गुनाह नहीं है, लेकिन वो उसके लिए पैरोकारी कितनी कर रहे हैं। अगर कोई सेवा दे रहा है तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो राजनीतिक जीवन में अपने आप तो वो पैरोकारी और वो हमारी समझदार और वो अरे यार बीच में बोलोगे ये ठीक नहीं है। ये तो जवाब हुआ नहीं ना मान्यवर, ये नहीं जवाब नहीं आती इस तरह की जवाब। फिर वो कर्मचारी क्यों तड़प रहे हैं नगर निगम के चुनाव में? वो 10,000 क्यों मांग कर रहे हैं? 10,000 कर्मचारी परमानेंट क्यों नौकरी की मांग कर रहे हैं? अच्छा, एक आप बताइए ना। ये डिबेट नहीं करनी। ठीक है रतूड़ी जी, आप बताइए, कंप्लीट कीजिए आपकी बात। जवाब फिर सही जवाब दीजिए ना, माने रतूड़ी जी सही जवाब दीजिए। आप जवाब दे रहे हैं, पहले सुनो तो। हाँ बताइए, फिर 10,000 कर्मचारी क्यों नहीं हुए परमानेंट? 10,000 वो क्यों अपनी तनख्वाह के लिए तड़प रहे हैं? ठीक है डीके पाल जी, सुन लीजिए, इस पे जवाब दीजिए। भाई आपको पता, पहले जब मैं पार्षद था तब ये समिति के कार्यकर्ता को केवल 1,700 मिलती है, आज 15,000 मिल रही है उसको। ये किसे बढ़ाई? ये हमारी सरकार ये समय ने बढ़ाई साहब, समय ने बढ़ाई। 1,700 रुपए में काम करता था। जब विधायकों की तनख्वाह समिति हमने 20,000 40,000 हुआ करती थी, आज 3.25 है। वो किसने बढ़ाई? समय ने बढ़ाई। अच्छा ठीक है, एक सेकंड आगे बढ़ो। करनी है भाई ऐसी डिबेट। ठीक है रतूड़ी, आपकी बात जवाब से भागना है तो भागिए साहब, कौन मना कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, स्कूल की क्लास चल रही है। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। डीके पाल जी, एक सेकंड। अच्छा ठीक है, आप दोनों लोग, एक मिनट, मैं प्रेम पंचोली जी पर जा रहा हूं। सुनोगे नहीं है फिर? ठीक है डॉक्टर साहब, एक सेकंड बने रहेगा। ठीक है प्रेम पंचोली जी, ठीक है, ये तो पॉलिटिकल बातें अपनी हो गई, लेकिन इस वक्त जो मुद्दे हावी रहेंगे, जैसे मैं जिक्र कर रहा हूं कि लोकसभा चुनाव में, ये विधानसभा में, बात को सुनो। ठीक है रतूड़ी जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आप बने रहिए। आपका जवाब दे रहे हैं। हाँ ठीक है, और तथ्यों पर दे रहा हूं कि मैं जब 2003 में 1,700 कुल मिलता था, एक जो समिति का सदस्य काम करता था हमारा सफाई कर्मचारी, आज उसे 15,000 मिल रहा है। ये बढ़ा नहीं? ठीक है आपकी बात ये है। ये संसाधन भी तो पैदा करने पड़ेंगे आपकी सरकार में। आपने सारे जितने सफाई कर्मचारी दिल्ली में, वो सारे के सारे पक्के कर दिए क्या? कहाँ करे? जरा वहां पर केवल कह देना और मैं जवाब दे दूंगा, करना, इसका बड़ा अंतर होता है। और हमारे यहाँ निश्चित तौर पर ये प्रदेश जनता के द्वारा बनाया गया है। ये राजनीति तो हम करते रहेंगे। बिल्कुल। ये लड़ाई और संघर्ष से बना हुआ प्रदेश है। ठीक है डॉक्टर रतूड़ी जी, ठीक है। अच्छा मैं एक सेकंड आपको रोक रहा हूँ, एक सेकंड, आप अब इस पर जवाब सुन लीजिएगा आम आदमी पार्टी का, फिर मैं पंचोली जी पे जाऊंगा शॉर्ट में। आप ये समझिए कि पंजाब के अंदर 39,000 कर्मचारियों को परमानेंट किया है आम आदमी पार्टी की सरकार ने।
ये आपको मालूम भी है, अगर आप वरिष्ठ नेता है इस राज्य के। और दूसरी बात, आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली में तो शुरू के दौर में ही जो 15 साल से ज्यादा अपनी सेवा दे रहे थे उनको परमानेंट कर दिया था कर्मचारियों को। ये प्रमाण है, आप कहीं भी ढूंढ लीजिए, हम करते हैं, वो ही कहते हैं, तभी तो आपसे जवाब मांग रहे हैं उस बात का सच्चाई के साथ में, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा साहब, लिपापोती मिल रही है। अच्छा, प्रेम पंचोली जी, मैं जानना चाह रहा हूँ, इस बार जो मुद्दे हावी रहने वाले हैं इन चुनाव में, वो कौन से मुख्य मुद्दे रहेंगे जिस पर पॉलिटिकल पार्टी बात करेगी और जनता विश्वास करेगी? देखो, नगर के जो नगर, चाहे वो छोटा सा पंचायत, नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो, नगर निगम हो, नगर पालिका परिषद हो, ये 4 प्रकार के इनके हैं। इन चारों पांचों जगह जो है सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की आती है जी। क्योंकि ग्रास रूट के मुद्दे ही होंगे, कोई नेशनल मुद्दे नहीं होंगे, कोई पॉलिसी मैटर नहीं होगा नगर निगम नगर निकाय चुनाव में। सबसे बड़ी समस्या, आप छोटी नगर पंचायत में जाइए, पार्किंग की होती है। आप नगर निगम श्रीनगर जाइए, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, श्रीनगर से धारी देवी तक निकलना ऐसी तैसी हो जाती है ना। वैसे आप जब हल्द्वानी जाते हैं, अगर आप ट्रेन से उतरे तो आपको बस अड्डा पार नहीं कर सकते हैं आप वहाँ से, इतनी बड़ी दिक्कत है। तो जो बड़ी दिक्कत है, पार्किंग की दिक्कत है, गाड़ियों को सेटलमेंट करने की दिक्कत है कि गाड़ी किधर से जाएगी किधर से आएगी, ये किसी भी शहर की दिक्कत है उत्तराखंड में हो रही है। पार्किंग बड़ी तो ये इस सवाल पे जो चुनाव जीत करके आते हैं, इस सवाल पे कभी आगे नहीं आते हैं। मैं आपको उदाहरण दे दूँ कि कई सालों से पौड़ी में एक बस अड्डा बन रहा है, नगर निगम नगर पालिका द्वारा बन रहा है, एक मॉल बन रहा है, वो बन ही रहा है, अब तक नहीं हुआ कंप्लीट। मतलब कई जगह से टूट भी गया, अब सड़ने बैठ गया वो। ठीक बात तो ऐसे उदाहरण उत्तराखंड में पौड़ी का नहीं, कई जगह के उदाहरण है ऐसे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहली बात तो ये है कि पार्टियां हार रही है लगातार हर चुनाव में, कोई भी पार्टी इसलिए हार रही है कि पार्टी अपना, जब चुनाव मैदान में आती पार्टियां, तो उन्होंने टोटल वोट बैंक को बढ़ाया नहीं है। अगर पिछले चुनाव में 10% वोट बैंक पोलिंग हुई है टोटल, तो इस साल भी 10% होगा, या 11 हो गया होगा, या बजाय 1 घट जाएगा, 9% हो जाएगा। मैं बार बार ये कहता हूँ कि किसी भी चुनाव में जब तक 90%, 80 से 90% पोलिंग नहीं होती है, तब तक पब्लिक का माइंडेट जो है, इंटरेस्ट है उनका, हाँ नहीं, पब्लिक का जो माइंडेट है विकास का, वो पूरा नहीं आता है। वो तो ऐसा है ना कि जितना वो पोल हो रहा है वो पार्टियों के लोग ही पोल दे रहे हैं। और पार्टी के लोग, जब हम निकाय की बात करते हैं, जब हम इन चुनाव की बात करते हैं, वैसे 3 चुनाव में दलगत राजनीति होनी नहीं चाहिए थी। अच्छा तो ये होता कि नगर निकाय, नगर निगम या जिला पंचायत का जो पंचायत स्तर के जो चुनाव है, पंचायत इकाई के जो चुनाव है, उसमें पार्टी का कोई इंटरफेयर होना नहीं चाहिए था। और इस पे हमारी सरकारों को सोचना चाहिए था, इस पे निर्णय लेना चाहिए था। इसमें अगर जब से दलगत आया है, जब से यहाँ दलों ने कब्जा किया लोगों पे, तब से विकास, बहुत सारी चीज़ें बिगड़ गई है। अच्छा, दूसरी डिमांड क्या है, नगर शहरों में लाइट का बिल आ जाता है, लेकिन लाइट उनको प्रॉपर नहीं मिल पाती है, प्रॉपर लाइट नहीं मिल पाती है जी। ये बड़ी समस्या है। और सीवर की बड़ी समस्या है जी। ये 2-3 समस्याएं इतनी बड़ी है, जिस समस्या पे उस नगर निगम, नगर निकाय, नगर पालिका के सदन में कभी आवाज़ नहीं उठती। सिर्फ वहाँ जो बजट अलॉटमेंट होता है, उस बजट को सभासद, वार्ड मेंबर सब फटाफट ले करके क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, जिसका आज भी सड़कों में गड्ढे नहीं हैं, गड्ढों में सड़कें बनी हुई आज भी। जो हमारे अटल जी कह के गए हैं कि इस देश की बड़ी समस्या है, ये हमने नहीं कहा, ये भारतीय जनता पार्टी के बहुत आदर्श हैं, और अटल जी तो पूरे देश के आदर्श रहे हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी मतलब इतना ये न समझें कि वो उन्हीं का है, उनके जैसे विद्वान व्यक्ति तो बहुत ही कम दोबारा पैदा होते नहीं है। तो उन्होंने बोला कि देश की समस्या, और देश की समस्या का मतलब जो हम गांव, पंचायत और नगर निकाय में जब हम जाते हैं, वहाँ ये समस्या है। आप देहरादून देखो, या नौगांव नगर पंचायत देखो, या लमगांव नगर पंचायत देखो, या पाबो नगर पंचायत देखो, या हल्द्वानी का शहर को देखो, या आप अल्मोड़ा देख लीजिए। अल्मोड़ा में भाई साहब आप मुख्य सड़क से निकल नहीं सकते अगर वो बाईपास नहीं होती बनी हुई। और कई लोग बाईपास से जाते हैं, फिर अपने काम करने के लिए वापस ITPP कैंप से वापस अल्मोड़ा वापस आते हैं काम करने के लिए। यानी कि ये वाली जो चीजें आप गिना रहे हैं, इसी के आसपास, इसी के इर्द गिर्द ये वाले चुनाव होते हैं। लेकिन जो वोट देते हैं ना, वो दलों से जुड़े हुए राजनीतिक कार्यकर्ता ही वोट देते हैं। आम आदमी अभी जब तक 90% पोलिंग नहीं हुआ, इसके लिए पार्टी के काम नहीं कर रहे, पार्टी के लोग, कोई भी राजनीतिक पार्टी जोर शोर से मतदान को घर से उठाने का तरीका ढूंढने की पहले वोट देने आए। बिल्कुल, आप 90% पोलिंग हो जाए उस दिन, मतलब अप्रत्याशित परिणाम होंगे हमारे सामने।
जी। अब तक अप्रत्याशित परिणाम नहीं है, वो एक बोलचाल में आ रहा है। 90% पोलिंग जिस दिन हो जाएगी उस दिन आप देखना परिणाम किस तरह के आएंगे। ठीक है, शांति प्रसाद धड़ जी, इस वक्त इन चुनावों को लेकर आपको कितनी उम्मीदें हैं? क्योंकि दो बड़े दलों के अलावा जब बातें होती हैं तो आप एक बहुत मजबूत विकल्प हैं उत्तराखंड के सामने। आप लोग कैसे तैयारी कर रहे हैं और उम्मीदें कितनी हैं आप लोगों को? देखिए रवि जी, निकाय चुनाव है, जनता के बीच में जाएंगे। हमारे मुद्दे हैं इन 25 सालों में देहरादून को क्या मिला है? पॉल्यूशन, अस्थमा, जाम, अव्यवस्थाएं। ये विकास अगर भाजपा कांग्रेस ने किया है तो इसको हम मुद्दा बना रहे हैं और जनता को समझा रहे हैं कि कैसा ये स्मार्ट सिटी है जहाँ बुजुर्ग सुरक्षित नहीं है, जहाँ राष्ट्रपति के आगमन पर भी जो है डकैती पड़ रही है, अपराधी पता नहीं चल रहे। ये कैसा लोकतंत्र है? ये कैसी सरकारें हैं जो केवल भू माफियाओं को संरक्षित कर रही है, शराब माफियाओं को संरक्षित कर रही है, अपराधियों को संरक्षित कर रही है, मगर जनता जिनके वोट से आप पा रहे हो वो सुरक्षित नहीं है। घर में बुजुर्ग सुरक्षित नहीं है तो नौजवान पढ़कर बेरोजगार है, उसका जीवन सुरक्षित नहीं है। तो लोकतंत्र में गणित के मुद्दों पर हम चर्चा कर रहे हैं, जनता को समझा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं। दुर्भाग्य देख लीजिए कि नाली खड़ोंजे के लिए भी मोदी जी को वोट दो। अगर ये स्थिति है तो आप समझ सकते हो कि कितने राजनीतिक रूप से बेकार लोगों को ये टिकट दे रहे हैं जो केवल मोदी के नाम से चल रहा है और अभी चल रहा है वो जादू। और अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में, अभी तो रोजगार भी के संसाधन गए, देहरादून अस्थमा का जो है सेंटर बन गया, जाम 5 बजे से लेकर 8 बजे तक ऐसा होता है कि गाड़ी से निकलना भारी हो जाता है बात। तो कहने का मतलब है मुद्दे सारे हैं, जनता समझ भी रही है कि भाजपा आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी है, इसको लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली वाले दल यहाँ दबाव बनाते हैं, गुजराती नोट कमाते हैं और यहाँ के जो पार्षद हैं, विधायक हैं, मेयर हैं, ये सब निजी स्वार्थ पर लगे हैं। जनता त्राहिमाम कर रही है, इसको हम मुद्दा बना रहे हैं। तय जनता ने करना है, हम कितना ही कह लें। लोकतंत्र में यदि जनता चाहेगी उनके बच्चों को रोजगार चाहिए, उनका शहर अच्छा हो, तो निश्चित रूप से विकल्प चुनेगी। और अगर जनता इन्हीं अंधभक्ति में रहेगी कि राष्ट्रीय पार्टियों के राष्ट्र के नाम पर वोट देना है, तो परिणाम जो 25 साल में हुए वही परिणाम आगे भी देखने को मिलेंगे। पर दुर्भाग्य है, जिन्होंने राज्य बनाने के लिए शहादत दी, उनके सपनों का उत्तराखंड ना बना है। देहरादून जो रिटायरमेंट लोगों का जीवन जीने का शहर था, आज वो लोगों के लिए जीना दूभर हो गया जिन्होंने देहरादून में संपत्ति खरीदी। ये दुर्भाग्य है, ये विकास है। हम जनता को समझाएंगे, तय जनता ने करना है कि आपको किस तरह की सत्ता चाहिए, किस तरह के मेयर चाहिए, किस तरह के पार्षद चाहिए। देखते हैं 10-15 दिन में सब चीज सामने आ जाएगी। पर बहरहाल राष्ट्रीय पार्टी उगने के काम से आम जनमानस बहुत परेशान है। ठीक है, आशीष नौटियाल जी, भारतीय जनता पार्टी ने ये भी कहा क्या ये सच भी है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं वो बैठकें भी कर चुके हैं, यहाँ पर कई बैठकें हो गई उनकी, और जो उम्मीदवार हैं जो अपनी उम्मीदवारी जो दावेदारी पेश कर रहे हैं, दावेदार हैं, उनके साथ भी बैठक हो गई, संगठन स्तर पर बैठकें हो गई। कांग्रेस के भीतर हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के जो प्रदेश प्रभारी हैं, आप लोग कह रहे हैं कि वर्चुअल ज़माना है, वर्चुअल बैठक हो रही हैं। तो ऐसा तो नहीं कि तैयारियों में कुछ भारतीय जनता पार्टी आगे निकल जाए? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी के अंदर हर तरह से तैयारी हो रही है। हमारे सह प्रभारी भी आ रखे हैं, सब लोग हैं, और हमारी जो वो हैं प्रभारी हैं, वो सांसद भी हैं और उन्हें संसद में भी देखना है, उन्हें कई काम और भी होते हैं, तो वो वहाँ भी हैं। लेकिन हमारे 2 सह प्रभारी ऑलरेडी नियुक्त हैं, दोनों लगे हुए हैं काम में। और पूरी पार्टी देखो, चुनाव तो लड़ना ही है। हम कह रहे हैं इन टाइम से चुनाव हमें लड़ना है, और 1 साल से बोल रहे हैं चुनाव कराओ, तो ऐसे हम तैयारी में पीछे क्यों रहेंगे? हमारा हर नेता कार्यकर्ता पूरा तैयार है भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के काले कारनामे जनता के बीच रखने के लिए। और जनता खुद चाहती है, जनता को खुद पता है कि इनके पार्षदों ने क्या हाल कर रखा था। आपको पता होगा 10-10 आदमियों की तनख्वाह कैश में लेकर, और इन्होंने अपने यहाँ जो है 4-3 सफाई कर्मचारी रखे हुए थे। तो इन्होंने कितना बुरा हाल किया, सफाई का पैसा तक खा गए। बताओ, सफाई कर्मचारियों का पैसा तक खा गए हैं। आप वहाँ पे कोरोना काल में जब ये सहाकार कर रहा था कि जान बच जाए, उस समय भी इनको पैसे खाने की पड़ी थी। सैनिटाइजर का घोटाला करने में लगे हुए थे। नगर निगम पूरा घोटाले की भेंट चढ़ा हुआ था। बताइए, वहाँ इतना घोटाला हो गया नगर निगम में। साइनिंग जो बोर्ड लगे हुए, बोर्डों का घोटाला कर दिया। तो ये लोग घोटालेबाज लोग हैं, और जनता निश्चित समझेगी।
शुरू में इन्होंने एक बार वो बनाया भी था कॉल सेंटर की, आप उसमें फोन करें बिजली की सब ठीक हो जाएंगी, तो वो भी इनका कॉल सेंटर बंद हो गया। बिजली के खंभों की लाइट चले जाती है तो कोई बोलने वाला पूछने वाला नहीं है, कहाँ बताए आदमी समस्याओं को। तो इतनी समस्याएं, अपार समस्याएं हैं, और उस समस्या के बाद भी अगर इनको अपने ऊपर विश्वास है कि हम जीतेंगे, तो इनकी तो माया ही अलग है, कोई क्या बोल सकता है। लेकिन समस्या का अपार भंडार है, और मेरे ख्याल से जनता इस बार उन झूठे मुद्दों से बाहर आएगी, सच्चाई देखेगी, डेवलपमेंट देखेगी। आज मैं रास्ते में जा रहा था तो मैंने भी देखा इस जगह पे, ये जो लाल रंग के बोर्ड जो आजकल नए स्मार्ट सिटी के नाम पर लगाए हैं, वो टूटने शुरू हो गए। वो बोर्ड नीचे गिरा पड़ा था, मैं देख रहा था उसको, कई जगह मैंने देखा वो लाल रंग का जो है वो टूटी उखड़ने लग गई। पता है, लोगों के आपने लाखों रुपए के बोर्ड तोड़वा दिए जो लोगों ने अपनी दुकानों में लगाए थे, और वहाँ लाल बोर्ड लगा दिए, ये भी टूटने लगे, 1 साल भी नहीं हुआ ये टूटने शुरू हो गए। तो आपने ऐसा मतलब उसमें बोर्ड का भी पैसा खा गए, कितना खाएंगे और कितनी गद्दारी बेईमानी करेंगे राज्य और देश के साथ, ये जनता देख रही है। और निश्चित जनता इनको इसका जवाब देगी। चुनाव आ ही गए हैं और जनता विकास देखेगी, डेवलपमेंट देखेगी, नफरत खत्म होगी, देश के अंदर भाईचारा होगा, प्यार होगा, ऐसी उम्मीद के साथ हम लोग चुनाव में उतर रहे हैं, और निश्चित जनता हमें अपना प्यार देगी, सहयोग देगी, ये हमें पूरी उम्मीद है। ठीक है नौटियाल जी। डीके पाल जी, आपका फाइनल कमेंट। निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी इस छोटी सरकार के चुनाव को बड़ा महत्व देती है। वो इसलिए क्योंकि इन सभी चुनाव से, नगर निगम के, नगर पालिका के चुनाव से सीधा सीधा जो फायदा होता है वो जो आम लोग हैं, जो मोहल्लों में, गलियों में तमाम ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं, जो सुविधाओं से वंचित रहते हैं, उनको चाहे स्वास्थ्य की व्यवस्था की बात हो। पहले नगर निगम में माननीय रतलू जी बैठे हैं कि छोटी छोटी डिस्पेंसरियां होती थी जो अभी तक की सरकार ने बंद कर दी, लेकिन हमारा चलन जो दिल्ली और पंजाब का है वो नगर निगम के चुनाव के माध्यम से हम छोटा मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे हैं कि हम लाएंगे आपके क्षेत्र में। हम जो छोटे स्कूल जो हुआ करते थे, जो हम सिटी मजिस्ट्रेट के स्कूल कहा करते थे, सिटी उसके, तो वो स्कूलों को हम दोबारा से प्रचलित, उनको जो स्कूल हैं उनको पुनर्निर्माण करने की बात कर रहे हैं लोगों से। हम जो राशन कार्ड बहुत सारे वार्डों में अभी भी उत्तराखंड के छोटे राशन कार्ड अभी जो हर उसमें पार्षद क्षेत्र में नहीं है, हम उनको नए स्थापित कराने की बात कर रहे हैं। हम पेंशनें जो नगर निगम के माध्यम से तमाम छोटी छोटी जो व्यवस्थाएं हैं उनको मजबूती से उनके घर तक पहुंचाया जा सके, हम वो तमाम मुद्दे लेके जा रहे हैं। मलिन बस्तियों का इतना बड़ा मुद्दा है जो मालिकाना अधिकार का है कि वो हर हाल में भारतीय जनता पार्टी ने कई बार अपने मैनिफेस्टो में रखा, उसमें विफल हो गए। आम आदमी पार्टी उसको पूरा करेगी। सबसे बड़ी बात, जो कर्मचारी है नगर निगम का, अगर हम उसको ही तनख्वाह टाइम से नहीं देंगे, उसको ही परमानेंट नहीं करेंगे, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य तो कोई हो ही नहीं सकता। पूरा कर्मचारी संघ आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा है। इन तमाम बातों को लेकर के हम भारतीय जनता पार्टी की पोल खोल करेंगे, और 5 साल के चुनाव जो 6 साल तक ये ले गए, जो भ्रष्टाचार किया है, उसकी पोल खोल हम करेंगे। और इन्हीं बातों को लेकर के हम पूरी आम आदमी पार्टी डोर टू डोर अपना हर वार्ड में काम कर रही है, और हम मजबूती के साथ में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर आरपी रतूड़ी जी, आपका फाइनल कमेंट शॉर्ट। जनता का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के साथ है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव रहा हो, चाहे लोकसभा का रहा हो, और चाहे अब आने वाला नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम का हो। जनता के भरोसे पर भारतीय जनता पार्टी मैदान में जाएगी। और निश्चित तौर पर जो हमारे धामी साहब के काम है, जो हमारे केंद्र सरकार के नरेंद्र मोदी जी के काम है, उत्तराखंड को जो मिले हैं, उनके आधार पर जनता भरोसा करेगी। और निश्चित तौर पर हम ये चुनाव, आप देखना कि चाहे नगर निगम हो, चाहे नगर पंचायत हो, हम भारी मतों से, लोग इन पर भरोसा नहीं करते, इनके झूठ पर भरोसा नहीं करते। ये कहते कुछ है, अभी आशीष जी कह रहे थे कि अरे भाई 34 तो आपके पार्षद भी थे, अगर कहीं भ्रष्टाचार हो रहा था तो उनका योगदान इस साल भर में क्या रहा, कितने थे वो सड़क पे, कहाँ था वो भ्रष्टाचार, कहाँ थी वो लाइट का भ्रष्टाचार। आप मैदान में आएंगे नहीं, और आप चाहेंगे कि जनता आप पर भरोसा कर दे, खाली चैनल पर आकर के भ्रष्टाचार की बात करेंगे। अरे सड़कों पर आते ना, तब तो पता लगता कि भ्रष्टाचार है। लेकिन क्योंकि आपको लोग जानते हैं कि आप झूठ बोलते हैं और केवल चैनलों पर बोलते हैं, केवल सदन में जब मामला होता है, और इसी को लेकर जनता भी देखेगी। शांति प्रसाद भट्ट जी, शॉर्ट में। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा
लोकतंत्र में जनहित के मुद्दों पर हम जनता के बीच में जाएंगे। यदि जनता ने मुद्दों पर वोट किया तो दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के काले कारनामे हम जनता के बीच में जरूर खोलेंगे। वरना जिस तरीके का चल रहा है, यदि इसी पैटर्न पर अब वोट पड़ा तो हम ये मान के चलेंगे कि अगले 5 साल तक जनता के लिए और बड़ी मुसीबत होगी। उम्मीद करते हैं क्षेत्रीय दल को वोट पड़े। ठीक है, प्रेम पंचोली जी, आपका फाइनल कमेंट एक सवाल, छोटे सवाल के साथ में ले रहा हूँ कि 2 बड़ी पार्टियों के बीच जो और विकल्प हैं, उत्तराखंड क्रांति दल, आम आदमी पार्टी, इनका कितना इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? देखो, इनका भी इम्पैक्ट है, इनके भी कुछ कैंडिडेट जीत के आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन इस बार जो टोटल ऑल ओवर जो चुनाव का परिणाम होगा, हाँ। वो एक तरफा नहीं होगा कि जो सत्ता में पार्टी उसके पक्ष में ज़्यादा होगा या जो विरोधी पार्टी उसके पक्ष में ज़्यादा होगा। कुछ मिले जुले परिणाम आएंगे और इस परिणाम में बहुत सारी चीज़ें बदलेगी, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं आपको बता दूं कि पहाड़ों के जो नगर पंचायत, नगर पालिकाएं हैं ना, उसमें छोटे छोटे क्या बोलूं, स्ट्रीम जैसे बहते ना, गाड़ गदेरे बोलते हैं उनको, उसमें पुल लगा रखा। अब उसको पाट दिया इन्होंने, जो ये पाटने वाला आ रखा ना कल्चर, स्मार्ट कल्चर जो आ रखा है। अब शहरों में तो बड़े बड़े पुल हैं तो गाड़ी क्रॉस दिखाई देती है, उस पुल को पाट दिया। अगर सामने से कोई गाड़ी आ रही तो गाड़ी की लाइट वो गाड़ी दिख ही नहीं रही, वो उसमें कई एक्सीडेंट हो गए वहाँ पहाड़ में। तो जो जीत करके आए वो कम से कम ये तो समझें कि उस पुल को बंद करना कि नहीं करना है। वैसे पहाड़ में किसी भी पुल को बंद करना समीचीन नहीं है, बिल्कुल, है ना। तो आने वाले जो जीत के आएंगे उनसे अपेक्षा रहेगी कि पहाड़ का विकास पहाड़ के अनुरूप ही आप कीजिए, अच्छा रहेगा। अच्छी बात की। और सर, आपने ये भी कहा कि मिले जुले आंकड़े इस बार देखने को मिलेंगे। सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, वक्त इतना ही है। सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, पॉलिटिकल पार्टीज का भी, और साथ ही हमारे साथ एक्सपर्ट थे प्रेम पंचोली जी, आपका बहुत शुक्रिया। देखना होगा, क्योंकि 23 तारीख का दिन जिसका सबको इंतजार है, और 25 तारीख को नतीजे हम सबके सामने होंगे कि 2025 में किसको जनता अपना आशीर्वाद नए साल पर देने जा रही है। क्वेश्चन आवर में इतना ही। नमस्कार।